हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर का कुछ इक्वेशंस के बारे में और हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशंस है वो हम लोग को जानना पड़ेगा। और अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे तो जो थ्योरी जो हम लोग पढ़ाए थे वो थ्योरी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इक्वेशंस हो सकते हैं एक ट्रांसफार्मर का, छोटा छोटा बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेसिक सा इक्वेशंस कौन कौन सा है और प्रॉब्लम सॉल्व करके उस इक्वेशंस को कैसे अप्लाई किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग थ्योरी के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और कंस्ट्रक्शन भी हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो एक बार थ्योरी रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। कोर रहता है, दोनों वाइंडिंग रहते हैं। एक वाइंडिंग में हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग जिसे कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग सप्लाई देते हैं एसी सप्लाई, और सेकेंडरी वाइंडिंग में वो इंड्यूस्ड होकर वोल्टेज प्रोड्यूस होता है और वहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन शुरू करने से पहले हम लोग एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर, बहुत तरह के ट्रांसफार्मर देखे हैं पर दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, और एक टाइप्स का दो तरह का ट्रांसफार्मर होते हैं, एक है प्रैक्टिकल, एक है आइडियल। ठीक है, तो प्रैक्टिकल आइडियल में अंतर क्या है, देखो डिफरेंस क्या है। ये क्या ड्रॉ किया मैंने, ट्रांसफार्मर कोर। ओके, इसमें वाइंडिंग रहेगा। ओके, वाइंडिंग, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग आउटपुट इनपुट देंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोग आउटपुट लेंगे। ठीक है, अब आइडियल ट्रांसफार्मर में जो होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर में ये जो वाइंडिंग्स वगैरह सब रहते हैं ना, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता है, रेजिस्टेंस फ्री। एक्चुअली आइडियल ट्रांसफार्मर थियोरिटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके, बट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, यहाँ पे वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस सब कुछ रहता है इसमें। ठीक है, तो वाइंडिंग, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस रहता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, और आइडियल ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं रहता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जाने की वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और हम लोग क्या डिस्कस किए कि फ्लक्स इस कोर से होते हुए यहाँ पे लिंक करेगा, पर कुछ फ्लक्स क्या होता है बाहर भी चला जाता है। ठीक है, उसको लीकेज फ्लक्स कहते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स होता है और आइडियल ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो है बेसिक सा चीज़ हम लोग बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर के ऊपर ही फोकस करेंगे। हम तुम लोग बाद में जब पढ़ोगे, अभी तुम्हारा वो सिलेबस में भी नहीं है, बाद में जब पढ़ोगे तब डिटेल्स में ट्रांसफार्मर जब पढ़ोगे तब जाके ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर भी तुम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, सो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है कि यहाँ पर जो हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, मान लो कि V1, यहाँ पे कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, E1। सो V1 इक्वल्स टू E1, V1 इक्वल्स टू E1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है E2, और यहाँ पे टर्मिनल में क्या है वोल्टेज V2। सो E2 इक्वल्स टू V2। क्लियर, ये होता है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, V1 हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ लॉस होगा ड्यू टू द वाइंडिंग रेजिस्टेंस, फिर जाके E1 मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है, मतलब अभी हम लोग वेक्टर के ऊपर उतना डिस्कस नहीं करेंगे, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका साइन से लेके मत जाओ, क्योंकि अगर मान लो बाद में जब पढ़ोगे तो ये V1 इक्वल्स टू माइनस E1 तुम लोगों को मिलेगा, तो तुम लोग सोचोगे यहाँ पे कि कुछ गलत लिखते हैं, पर ये नहीं है। हम लोग फिर यहाँ पे सिर्फ जो मॉड्यूलस वैल्यू है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, सो V1 इक्वल्स टू E1 एंड E2 इक्वल्स टू V2। ठीक है, पर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, उसके बाद जाके E1 मिलेगा। यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है E2 के साथ कुछ ड्रॉप माइनस करके V2 मिलेगा, तो ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज N1, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज N2। ठीक है, मतलब प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N1, प्राइमरी में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N2। ओके, सो हम लोग जानते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं कि जिस साइड का टर्न्स ज़्यादा है उस साइड में वोल्टेज ज़्यादा है, जिस साइड का टर्न्स कम है उस साइड का वोल्टेज भी कम है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं, V2 बाई V1 इक्वल्स टू E2 बाई E1 इक्वल्स टू N2 बाई N1 इक्वल्स टू I1 बाई I2। ओके, I1 बाई I2। तो ये एक फार्मूला हो गया, एक फार्मूला से हम लोग
बेसिक सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, वोल्टेज का जो रिलेशन है वो टर्न्स रेशियो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो हम लोग कहे हैं अभी कि जिस साइड का टर्न्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, उस साइड का वोल्टेज ज़्यादा है, जो कम है उसका नंबर ऑफ टर्न्स कम है, उस साइड का वोल्टेज भी कम है। पर यहाँ पे करंट की जगह पे देखो कि करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस साइड का वोल्टेज ज़्यादा है उस साइड का करंट कम है, जिस साइड का वोल्टेज कम है उस साइड का करंट ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर तुम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखोगे तो लो वोल्टेज साइड का वायर जो होता है ना वो थिक वायर होता है, क्योंकि उसका करंट ज़्यादा है। तो ज़्यादा करंट को फ्लो करवाने के लिए मोटा तार चाहिए, मोटा वायर चाहिए, राइट। और जिस साइड का वोल्टेज कम होता है उस साइड का वोल्टेज ज़्यादा होता है उस साइड का करंट कम होने की वजह से जो वायर है उसको थिन वायर होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या है देखो, वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओहम्स लॉ का वायोलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे राइज हो रहा है, इसलिए ओहम्स लॉ का वायोलेशन, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या है, E1 दैट इज द इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी। ओके, सो 4.44 F/N1 5max एंड E2 इक्वल्स टू 4.44 F/N2 5max। ओके, यहाँ पे सेकेंड प्राइमरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज 4.44 इज द कांस्टेंट, F इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जो हम लोग यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं उस इनपुट वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी क्या है, जनरली 50 हर्ट्ज होता है। सो दैट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड 5 इज द मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ द कोर। ठीक है, कोर का मैक्सिमम फ्लक्स है। तो ये कुछ फार्मूला है, बेसिक सा फार्मूला, बहुत ही इजी फार्मूला है। इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस फार्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखो क्या है, ए 2000/200 वोल्ट 20 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ 66 टर्न्स इन द सेकेंडरी। कैलकुलेट प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फुल लोड करंट, नेग्लेक्ट द लॉसेस। ये नेग्लेक्ट द लॉसेस मतलब ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, लॉसेस को नेग्लेक्ट करने बोल रहा है, इसलिए मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो पहले रहेगा दैट इज योर V1, जो बाद में रहेगा दैट इज योर V2। हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी दैट मीन्स N2 इज 66। हम लोग को क्या निकालना है, प्राइमरी टर्न्स दैट मीन्स N1 हम लोगों को निकालना है, और क्या निकालना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फुल लोड करंट दैट मीन्स I1 निकालना है और यहाँ पे I2 निकालना है। ठीक है, और ये 20 kVA का मतलब है किलो वोल्ट एम्पियर, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्ट एंड एम्पियर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले हम लोग प्राइमरी टर्न्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग क्या जानते हैं कि V2 जो फॉर्मूला है V2, और अच्छा पहले V2/V1 इक्वल्स टू N2/N1। क्लियर। अब V1 V2 हम लोग जानते हैं, V2 क्या है 200 और V1 क्या है 2000, N2 क्या है 66, N1 हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो N1 कैसे निकाला जाता है, देखो N1 मीन्स 66 into 2000 divided by 200। ओके, तो ये क्या होगा देखो, डिवाइडेड बाय ओके 660। ओके, सो N1 का वैल्यू आ गया 660। अब I1 I2 निकालना है। I1 मीन्स I1, अब यहाँ पे देखो क्या है, I1 मीन्स प्राइमरी करंट। अब ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या है 20 kVA, दैट मीन्स वोल्टेज एंड एम्पियर का मल्टीप्लिकेशन। अब वोल्टेज और एम्पियर का मतलब V इंटू I। अब इसको अगर वोल्टेज से डिवाइड करोगे तो VV कैंसिल आउट हो जाएगा, I हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, सो 20 kVA मीन्स 20 इंटू 1000 वोल्ट एम्पियर डिवाइडेड बाई किस साइड का करंट निकालना है, प्राइमरी साइड का। सो प्राइमरी साइड का वोल्टेज क्या है 2000, राइट। तो
10 एम्पियर, राइट, 10 एम्पियर। अब I2 क्या है, 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। सो ये क्या होगा, 10 100 एम्पियर, क्लियर। तो I1 का वैल्यू कितना आया, 10 एम्पियर, और I2 का वैल्यू कितना आया, 100 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस साइड का वोल्टेज ज़्यादा है, करंट कम है, इस साइड का वोल्टेज कम है, करंट ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से इजीली तुम लोग जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूला प्रॉब्लम के एक बार फिर से हम लोग रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। ए 2000/200 वोल्ट 20 kV ट्रांसफार्मर हैज सेकेंडरी टर्न्स दिया है, प्राइमरी टर्न्स हम लोग को निकालना है, प्राइमरी सेकेंडरी फुल लोड करंट हम लोग को निकालना है। पहले प्रॉब्लम मिलते ही ये लिख लो, ठीक है, क्या है और क्या निकालना है, फिर हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये दिया गया है और इसको हम लोग निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके इजीली आ गया। और यहाँ पे I1 I2 का वैल्यू 20 kVA का जो है वो 20 मतलब किलो वोल्ट एम्पियर को वोल्ट से डिवाइड कर दिया। जिस साइड का वोल्टेज करंट निकालना है उस साइड का वोल्टेज से हम लोग उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम देखो क्या है, एन आइडियल 25 kVA ट्रांसफार्मर हैज 500 प्राइमरी टर्न्स एंड 40 सेकेंडरी टर्न्स। The primary is connected to 3000 volt 50 hertz supply. Calculate primary and secondary current on full load, secondary EMF, maximum core flux, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है, ओके। सो पहला क्या गिवन है, N1 इक्वल्स टू 500, N2 इक्वल्स टू 40, ठीक है। अब प्राइमरी इज कनेक्टेड, दैट मीन्स V1 यहाँ पे दिया गया है 3000, ओके। F क्या है, F यहाँ पे क्या है 50 हर्ट्ज, और कुछ नहीं दिया गया, और तो 25 kVA, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट ऑन फुल लोड, दैट मीन्स I1, सो 25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V1, ठीक है। तो क्या होगा इसमें 25/3, ओके। I1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 8.33 एम्पियर। अब I2 निकालना है, पर यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज नहीं दिया गया है, ठीक है। तो I2 हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, I2/I1 इक्वल्स टू N1/N2, ठीक है। N1 N2 है और I1 भी है, तो I2 निकालना है। सो I2 हम लोग क्या निकालना है, I2, राइट। सो I2 इक्वल्स टू N1/I1/N2, ओके। N1 मीन्स N1 कितना है 500, I1 कितना है 8.33, N2 कितना है 40, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग I2 निकालेंगे, ठीक है। 500 इंटू 8.33 डिवाइडेड बाई 40, ओके। एट 500 into 8.33 divided by 40, okay. So that is equals to 104.125. So क्या है 104.125 एम्पियर। सो I2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे I1 आ गया, क्लियर। तो पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है देखो, फुल लोड सेकेंडरी ईएमएफ मतलब E2 निकालना है, ठीक है, E2 निकालना है। अब E1 का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। E1 का वैल्यू कितना है, V1 मतलब E1, क्योंकि यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर है, सो E1 का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू E1। अब हम लोग क्या जानते हैं, E1/E2 इक्वल्स टू N1/N2, दैट इज वेरी सिंपल, ओके। E1 का वैल्यू दिया गया है, E2 का वैल्यू निकालना है,
ठीक है। तो E2 मतलब क्या है, E1 N2 डिवाइडेड बाई N1, ठीक है, E1 E2 डिवाइडेड बाई N1। सो 3000 इंटू N2 मतलब क्या है 40 डिवाइडेड बाई N1 मीन्स 500, ओके, दैट इज 240 वोल्ट, 240 वोल्ट, ठीक है। तो E1 इज 3000 और यहाँ पे देखो करंट क्या है, कम है, और I2 का करंट ज़्यादा है, वोल्टेज कम है, हो गया। नेक्स्ट क्या निकालना है हम लोग को, मैक्सिमम कोड फ्लक्स। तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज E1 इक्वल्स टू 4.44 FN1 फाई मैक्स, यहाँ से फाई मैक्स निकालना है। E1 दिया गया है, E1 इज 3000 इक्वल्स टू 4.44 इंटू 50 इंटू N1 मीन्स 500 into phi max, clear? So phi max is nothing but 3000 divided by 4.44 into 50, 50 मतलब 50 हर्ट्ज, तो 50 into 500, ओके। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 3000 divided by 4.44 into 50 into 500, ओके। सो ये आ गया 0.027 वेबर, ओके। सो दैट मीन्स 27 मिली वेबर, ठीक है। काली थोड़ा हल्का हो गया पर शायद समझ में आ रहा है, 27 मिली वेबर, क्योंकि इसको 1000 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिली वेबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही इजीली तुम लोग अगर फॉर्मूला को याद रखोगे तो फॉर्मूला से बहुत ही इजीली तुम लोग बेसिक सा प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग फिर क्या क्या देखे हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए वो हम लोग देखे हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके, टाटा।